Good morning, students. Welcome to class 11, Microeconomics, chapter number 5, Production Function. We are doing the chapter of production function. In the previous class, we have learned the concept of production function. Production function का बेटा हमने concept कर लिया था, जिसमें हमने short run production function पढ़ा था और long run production function पढ़ा था. Short run production function क्या था? Short run में हमने कहा था short run production function वो production function है in which the output can be changed by changing the one factor. जिसमें output change होता था एक factor को change करके और दूसरा factor constant रहता था. अच्छा सर, अब ये दो factors कौन से होते हैं? Fixed factors और variable factor. That means fixed factor fixed रहता है और variable change हो जाता है, तो वो होता है short run production function. Long run production function की बेटा बात करें तो long run production function ऐसा होता है, हम ये कहते हैं beyond a period of time the fixed factor also needed to be changed. इस time period के बाद fixed factors को भी जरूरत पड़ती है change करने की. तो जब fixed factor change हो जाते हैं तो वो हमारे variable factors ही बन जाते हैं. तो जब fixed factor change हो गए तो variable बन गए. variable already पहले से variable थे, fixed भी change होकर variable बन गए. तो इस टाइप की production function को हम कहते हैं long run production function, जिसमें कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता. देन हमने पढ़ा था टाइम डायमेंशंस. बेटा टाइम डायमेंशंस के बेसिस पर हमने क्या कहा था? हमने कहा था वेरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड में आउटपुट चेंज नहीं होता, सारे के सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे? फिक्स ही रहते हैं, वहां आउटपुट ही चेंज हो पाता. शॉर्ट पीरियड में आउटपुट चेंज होता है एक फैक्टर को चेंज करके या एक फैक्टर को इंक्रीज करके. देन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में या लॉन्ग टाइम पीरियड में हमने कहा था कि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं और आउटपुट चेंज होता है सभी फैक्टर्स को चेंज करके. तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव लर्नड और व्हिच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. मूविंग अहेड स्टूडेंट, आगे अपनी क्लास को बढ़ाते हुए टुडेज कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन. बेटा जब हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पढ़ा था तब मैंने आपसे कहा था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों ही हम पढ़ रहे हैं, बट इन अवर सिलेबस वी हैव टू डिटेल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन. हमारे सिलेबस में शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है और उसे ही हमें डिटेल में पढ़ना है. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन में प्रोडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? लेट्स सी इट. So in it, our first is total product. Total product बेटा नाम से ही हमें पता चल रहा है, टोटल मतलब समेशन, इकट्ठा एक साथ. प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट. तो जब हम प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं चैप्टर अपना, तो व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट का मतलब है बेटा टोटल आउटपुट. टोटल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? टोटल आउटपुट. जो भी प्रोडक्शन हम करेंगे, इनपुट जितना भी हम डालेंगे, उससे कितना आउटपुट हमें मिलेगा, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट. तो टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट. टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटा? टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल आउटपुट. जो भी टोटल आउटपुट हमें मिलेगा प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ. बेटा आउटपुट कैसे मिलता है? इनपुट से. जब हमने कुछ इनपुट प्लेस किया होगा तब हमें आउटपुट मिलेगा. और इनपुट में फैक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं. और फैक्टर्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स. तो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर. मींस ये फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स जो है बेटा ये हमारे इनपुट हैं. तो इनपुट को यूज करके जो भी हमें आउटपुट मिलेगा टोटल, दैट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट. तो टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से उन्हें यूज करके जो भी हमारा टोटल आउटपुट जनरेट होगा, दैट टोटल आउटपुट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट. इसका कोई फॉर्मूला है बेटा? टोटल प्रोडक्ट इज डिनोटेड एज टीपी सिग्मा एमपी. एमपी का मतलब होता है बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट. अभी देखेंगे आगे क्या होता है ये. तो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सिग्मा एमपी. नेक्स्ट इज
मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट तो बेटा वही हमारा आउटपुट। मार्जिनल को आप ध्यान रखेंगे, मार्जिनल का मतलब है चेंज। हमारा आउटपुट चेंज होता है जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट बढ़ाते जाते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑर्डर आ गया 100 यूनिट्स का, until we are producing only 50 यूनिट्स। अभी तक हम 50 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हमारे पास ऑर्डर आ गया 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने का, तो मुझे एक्स्ट्रा लेबर भी चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स भी चाहिए टू प्रोड्यूस द 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। दैट मीन्स मुझे अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाना पड़ेगा, तभी मेरा आउटपुट क्या होगा, बढ़ पाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है बेटा चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। चेंज हमेशा आता है टोटल में, तो ध्यान रखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में जो भी चेंज आएगा, कब आएगा, जब वेरिएबल फैक्टर की एक और यूनिट जुड़ जाएगी। क्योंकि फिक्स फैक्टर तो बेटा ऑलरेडी फिक्स रहेगा, चाहे आप कितने भी आउटपुट प्रोड्यूस करो। तो शॉर्ट रन में जब हम बात कर रहे हैं चाहे कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो, तो फिक्स फैक्टर हमारा फिक्स ही रहेगा। चेंज क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर चेंज होते रहेंगे और बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट इंगेज होती जाएगी फिक्स फैक्टर के साथ, तो वैसे वैसे हमारा आउटपुट चेंज होता जाएगा। और वो चेंज जो होगा, आउटपुट जितना भी आउटपुट में चेंज आएगा, दैट चेंज इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर is engaged with the constant fixed factor। जब वेरिएबल फैक्टर की एक और एडिशनल यूनिट कांस्टेंट फिक्स फैक्टर के साथ जुड़ जाएगी। बेटा फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिक्स फैक्टर ऑलरेडी फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे। क्योंकि वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन, हम शॉर्ट रन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल फैक्टर की जैसे जैसे एक और एडिशनल यूनिट फिक्स फैक्टर के साथ जुड़ती जाएगी, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा। ध्यान से समझिए, टोटल प्रोडक्ट चेंज होता जाएगा। तो जैसे ही एक और यूनिट जुड़ी, टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आया, जो टोटल प्रोडक्ट हमारा चेंज होगा, तो दैट चेंज इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। वो चेंज क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1। अगर हमें किसी भी लेवल का मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें उस लेवल का टोटल प्रोडक्ट लेना है और उससे पहले वाले लेवल का टोटल प्रोडक्ट माइनस कर देना है। अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर लेवल का मार्जिनल प्रोडक्ट चाहिए, तो उसी लेवल का आप टोटल प्रोडक्ट लोगे और उससे पहले वाले लेवल का आप टोटल प्रोडक्ट लेकर माइनस कर दोगे उसमें से, तो पता चल जाएगा चेंज क्या आया है। अनदर फॉर्मूला ऑफ एमपी इज एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया और टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज आया। ये वाला फॉर्मूला बेटा यूजफुल हो सकता है व्हेन द क्वांटिटीज आर इन सीक्वेंस। जब क्वांटिटीज हमारी सीक्वेंस में होंगी, सपोज 1 2 3 4 5 6, बट अगर क्वांटिटीज के बीच में कोई गैप आ जाता है, जैसे 1 3 7 10 12 15, तो गैप आ गया बीच में, तो उस टाइम पर हम ये मार्जिनल प्रोडक्ट का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया और टोटल क्वांटिटी में कितना चेंज आया, अगर दोनों के चेंज को डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा एक वेरिएबल फैक्टर की एडिशनल यूनिट कितना चेंज कंट्रीब्यूट कर रही है, या वेरिएबल फैक्टर की एक एडिशनल यूनिट कितना चेंज एडिशनली लेकर आ रही है। तो एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टीपी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। तो दीज आर द टू डेफिनेशंस, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अर्लियर बेटा हमने ऐसे ही ये यूटिलिटी वाले चैप्टर में भी करी थी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी। तो पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका टोटल मार्जिनल एवरेज ऐसे ही चलता रहेगा, बट आगे का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट रेवेन्यू। तो मीनिंग वही रहेगा, टोटल का मतलब टोटल समेशन, मार्जिनल ध्यान रखेंगे चेंज, और चेंज हमेशा किस में आता है बेटा, टोटल में आता है। अब नेक्स्ट वी हैव थर्ड डेफिनेशन, दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर।
प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, हम देख रहे हैं एक वेरिएबल फैक्टर की ऑन एन एवरेज क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रोडक्ट में। ऑन एन एवरेज एक वेरिएबल फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है टोटल प्रोडक्ट में ऑन एवरेज बेसिस। सपोज आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है एंड यू स्कोर 400 मार्क्स टोटल। आपने 400 मार्क्स टोटल स्कोर करे आउट ऑफ 500, तो ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आ गए एक सब्जेक्ट में? 80। हम ये मानकर चलते हैं एक सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स हैं? 80। क्या पॉसिबल ऐसा कि हर सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आए होंगे? नहीं, ऐसा होगा किसी में शायद 90 होंगे, किसी में 70 होंगे, किसी में 95 होंगे, किसी में 75 होंगे, बट ऑन एन एवरेज क्या निकल कर आया बेटा कि एक सब्जेक्ट में 80 मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। सेम उसी तरह जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर की यूनिट जुड़ती जाती है आउटपुट प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे जैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर जुड़ते जाएंगे, क्या पॉसिबल ऐसा कि हर एक लेबर सेम अमाउंट का आउटपुट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा इस टाइम पर? नहीं, सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। शायद एक लेबर ऐसा हो जो 10 यूनिट कंट्रीब्यूट करता हो, शायद एक ऐसा हो जो 20 करता हो, शायद एक ऐसा हो जो 15 करता होगा। बट अगर हम एवरेज बेसिस पर देखें तो एवरेज सबके लिए इक्वल आता है कि ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दैट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट मींस प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। फॉर्मूला है एवरेज प्रोडक्ट इज डिनोटेड एज एपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट। कितना टोटल प्रोडक्ट है, कितनी वेरिएबल फैक्टर्स लगी हैं, जिन्हें हम कहेंगे क्यू या फिर एल। एल का मतलब है लेबर बेटा, या यूनिट कह सकते हो आप उसे, कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई हैं, ये कितने लेबर की यूनिट जुड़ी हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्यू और लेबर एक ही मानकर चल रहे हैं। तो एपी इज इक्वल टू टीपी डिवाइडेड बाय एल या क्यू, यूनिट्स ऑफ लेबर। तो बेटा हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, टोटल प्रोडक्ट, एक बार समरी देखते हैं इसकी, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट का मतलब है बेटा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से जो भी टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, दैट टोटल आउटपुट इज नोन एज टोटल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट, व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? टोटल आउटपुट में जो भी चेंज आएगा, कब आएगा वो चेंज? व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज इंगेज। जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर की एक और यूनिट इंगेज हो जाएगी, किसके साथ? फिक्स फैक्टर के साथ, तो हमारा टोटल आउटपुट चेंज होगा। दैट चेंज इन टोटल आउटपुट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट, हम ये चेक करेंगे ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल प्रोडक्ट में, तो दैट इज नोन एज एवरेज प्रोडक्ट। तो ये था बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे शॉर्ट रन के कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन है, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। तो हमारे पास बेटा पूरी माइक्रो में ऐसे ही चलता रहेगा, टोटल, मार्जिनल, एवरेज, बट आगे का चेंज होता जाएगा, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वो इंक्लूड होता जाएगा, पर टोटल, मार्जिनल और एवरेज का मतलब वही रहेगा। नाउ मूविंग अहेड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अपने आप में एक बहुत लेंथी टॉपिक भी है। अच्छा खासा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर उसी पर बेस्ड है। देखिए बेटा, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है तो हमें उसके साथ अपने फैक्टर्स को भी इंक्रीज करना पड़ता है। हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स तो बेटा फिक्स रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते रहते हैं, यानी लेबर की यूनिट का बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे लेबर की यूनिट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टोटल आउटपुट भी चेंज होता है। टोटल आउटपुट अब जो चेंज होगा वो किस मैनर में चेंज होगा? जैसे जैसे हम लेबर की यूनिट्स, एडिशनल यूनिट्स इंगेज करते जाते हैं तो हमारा टोटल आउटपुट चेंज होता है। हमें ये तो पता है किस प्रपोर्शन में चेंज होता है, किस मैनर में चेंज होता है, या टोटल आउटपुट का जो चेंज होता है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो वही हमें इस कॉन्सेप्ट में देखना है। तो वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बेटा हमें बताएगा जैसे जैसे हम वेरिएबल यूनिट की एडिशनल यूनिट फिक्स फैक्टर के साथ जोड़ेंगे तो टोटल प्रोडक्ट कैसे चेंज होगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे बेटा, टोटल प्रोडक्ट का जो चेंज होता है वो डिपेंड करता है मार्जिनल पे। टोटल का चेंज हमेशा किस पर डिपेंड करता है? मार्जिनल पे, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, मार्जिनल होता है चेंज, और चेंज हमेशा किस में आता है? टोटल में आता है। तो टोटल का चेंज हमेशा डिपेंड करता है मार्जिनल पर।
यानी टोटल में जो चेंज आता है वो डिपेंड करता है अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मार्जिनल, कि मार्जिनल कैसा है, क्या मार्जिनल बढ़ रहा है, कम हो रहा है या कांस्टेंट है। तो जैसा मार्जिनल होगा वैसा ही टोटल प्रोडक्ट में चेंज आएगा। तो व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन? इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये, when more and more units of variable factors are engaged with the constant fixed factors, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट जुड़ती जाएंगी कांस्टेंट फिक्स फैक्टर्स के साथ, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स भी बेटा हमारा चेंज होगा, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, और कांस्टेंट फिक्स फैक्टर यानी फिक्स फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहेंगे। तो जैसे जैसे कांस्टेंट फिक्स फैक्टर के साथ हमारी वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स इंगेज होती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट चेंज होगा। तो उसी के बारे में कहेंगे, द टोटल प्रोडक्ट first increases at increasing rate। जो टोटल प्रोडक्ट होगा बेटा सबसे पहले वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कौन से रेट से? इंक्रीजिंग रेट से, बढ़ते हुए रेट से। यानी रेट का मतलब है यहाँ पर मार्जिनल डिपेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा। कौन से रेट से बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट से। मतलब अगर अब की बार 1 से बढ़ा है तो फिर नेक्स्ट 2 से बढ़ेगा, इस बार 2 से इंक्रीज हुआ है तो नेक्स्ट टाइम 3 से होगा, मतलब बढ़ता हुआ। तो डेट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा। देन इट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। देन उसके बाद ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? डिमिनिश, यानी कम हो रहा है। हर बार मार्जिनल प्रोडक्ट यदि एडिशनल आउटपुट बेटा कम हो जाता है, एडिशनल यूनिट से एडिशनल आउटपुट कम जनरेट होता है, बट अभी पॉजिटिव है वो, तो डेट मीन्स टोटल तो बढ़ेगा ही, टोटल तो कमीशन है। तो मार्जिनल अभी बढ़ रहा है पर हर बार कम कम से बढ़ रहा है, जो उसका रेट है वो कम होता जा रहा है, पर टोटल अभी इंक्रीज होगा। एंड देन finally it starts falling, और लास्ट में टोटल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, एडिशनल ज्यादा होगा, फिर वो बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से क्योंकि एडिशनल कम होगा, और लास्ट में टोटल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो चेंज है बेटा ये डिपेंड करता है अपॉन द मार्जिनल, मार्जिनल पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मार्जिनल बढ़ेगा, फिर कम होता जाएगा, जब वो कम होगा यानी डिमिनिश होगा तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल उस टाइम पे हमारा फॉल हो जाएगा। जब तक मार्जिनल पॉजिटिव रहेगा तब तक टोटल बढ़ता है, बस टोटल तभी फॉल होता है जब मार्जिनल नेगेटिव हो जाता है। तो यही हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट स्टेट्स दैट एज more and more units of variable factors are engaged with the constant fixed factors, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट कांस्टेंट फिक्स फैक्टर्स के साथ जुड़ती जाती हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। देन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, तभी भी टोटल प्रोडक्ट उसके बाद भी सेकंड स्टेज में भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, क्योंकि मार्जिनल अभी नेगेटिव नहीं हुआ है, वो सिर्फ डिमिनिश हो रहा है। एंड लास्ट इट फाइनली स्टार्ट फॉलिंग, और लास्ट में टोटल प्रोडक्ट फाइनली फॉल होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल अब धीरे धीरे कम होकर नेगेटिव होना शुरू हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे बेटा, मार्जिनल पहले बढ़ता है फिर कम होना शुरू होता है, तो जब तक वो कम होता रहता है बट पॉजिटिव रहता है यानी जीरो तक रहता है तब तक टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है। बट जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा फॉल हो जाएगा। इसकी कुछ अजम्पशंस है बेटा, अजम्पशंस ऑफ लॉ। जब हम ये लॉ अप्लाई होता है कि ये लॉ अप्लाई करते हैं तो कुछ अजम्पशंस कुछ मानकर चलते हैं। क्या क्या मानेंगे? हमने माना है वन फैक्टर इज वेरिएबल। एक फैक्टर कैसा है बेटा? हमारा वेरिएबल है। वन फैक्टर इज वेरिएबल, क्योंकि हमारे पास दो ही फैक्टर हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, और एक वेरिएबल है।
बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑल अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड, बाकी सारे फैक्टर्स फिक्स हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। थर्ड, इट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हम शॉर्ट रन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में बेटा फिक्स्ड वेरिएबल होते हैं, लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल होते हैं, इसलिए। फोर्थ, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। प्रोडक्शन की जो टेक्निक है, जो मेथड हम यूज कर रहे हैं गुड को प्रोड्यूस करने का, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा हर यूनिट्स पर। और फिफ्थ, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। क्या मतलब है इसका? यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। बेटा भाई हमने कहा था जब एवरेज की बात करी थी कि एवरेज प्रोडक्ट के टाइम पर हमने ये कहा था कि सभी फैक्टर्स जरूरी नहीं है कि एक जैसा कंट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं, इसलिए हम एवरेज निकालते हैं। बट जब हम ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं। क्या है वो अजम्पशंस? वन फैक्टर इज वेरिएबल, एक फैक्टर हमेशा वेरिएबल होगा। ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट या कांस्टेंट, सारे फैक्टर्स बाकी के फिक्स और कांस्टेंट होंगे। इट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और ये कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन का है क्योंकि यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल दोनों है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। प्रोडक्शन की जो टेक्निक है, जो मेथड है प्रोडक्शन का, ये जो हम यूज कर रहे हैं वो चेंज नहीं होगा। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। वेरिएबल फैक्टर्स यूनिट इक्वली एफिशिएंट है, मीन हर एक लेबर इक्वली एफिशिएंट है। अगर एक लेबर का कंट्रीब्यूशन 10 का है तो दूसरे का कंट्रीब्यूशन भी 10 का ही होगा, मतलब वो इक्वली एफिशिएंट है, सभी का एफिशिएंसी लेवल एक जैसा है। तो ये था हमारा बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसमें हमने बेटा डेफिनेशन पढ़ ली लॉ की, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, और देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? अजम्पशन, लॉ की अजम्पशन, कि जब हम ये कह रहे हैं कि ये लॉ अप्लाई होगा तो क्या क्या एज्यूम कर कर चलना है। जब भी हम लॉ पढ़ेंगे, कोई भी एक लॉ पढ़ेंगे, तो उसकी कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती है। क्या मानकर चलते हैं हम? तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास एक फैक्टर वेरिएबल है, बाकी सारे फैक्टर्स हमारे फिक्स्ड हैं। हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज नहीं होगी, और वेरिएबल फैक्टर्स की सारी यूनिट्स इक्वली एफिशिएंट होती हैं। नेक्स्ट बेटा, अब इस लॉ का शेड्यूल भी होगा, तो इसका शेड्यूल देखते हैं कैसे बनाएंगे शेड्यूल इसका। सबसे पहले हमारे पास यूनिट्स या वेरिएबल फैक्टर, देन फिक्स्ड फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हमें पता है बेटा फिक्स्ड फैक्टर तो सेम ही रहेगा, वेरिएबल फैक्टर चेंज होता जाएगा। सपोज हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फिक्स्ड फैक्टर हर लेवल पर सेम रहेगा, 1 1 1 1 1 1 एंड 1। वेरी फिक्स्ड फैक्टर हर लेवल पर बेटा सेम है। टोटल प्रोडक्ट हमें पता है पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, यानी उस टाइम पर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। देन टोटल प्रोडक्ट फिर इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट अब कम हो रहा होता है, और लास्ट में फाइनली टोटल प्रोडक्ट फॉल होता है, तो मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो टोटल प्रोडक्ट निकालने से पहले मार्जिनल ही निकालने से अच्छा, तो जिससे हमारा लॉ भी मेंटेन रहे और हमारा शेड्यूल भी गलत ना हो। तो हमें पता है सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज करते हैं 1 2 3। पहले एक यूनिट का चेंज आया,
फिर 2 यूनिट से चेंज आया, फिर 3 से, बेटा इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद मार्जिनल क्या होगा, डिक्रीज। 3 के बाद इसे डिक्रीज करना शुरू कर दो, 2 1 0 0 आ गया, 0 के बाद और कम होगा तो -1 एंड -2। सिंपली ऐसे बना लेंगे। हमें पता है हमारा टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। देन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश होता है। और लास्ट में टोटल प्रोडक्ट फॉल हो जाता है, दैट मींस मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ही बना लिया कि मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा है। अब मार्जिनल की हेल्प से बेटा टोटल बना लेंगे। 1 का चेंज आया तो टोटल प्रोडक्ट होगा 1, 2 का चेंज आया 1 और 2, इसका मतलब टोटल हो गया होगा 3। अब 3 का चेंज आया, इसका मतलब 3 पहले था, चेंज 3 का आ गया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 0 9, 9 minus 1 8, 8 minus 2 is 6। तो ये हो गया बेटा हमारा टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट। तो यहां से हमारा टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट हो गया बेटा। कैसे? हमने सबसे पहले मार्जिनल बनाया, टोटल को मत ध्यान दो, टोटल पे लॉ अप्लाई हो रहा है, तो मार्जिनल का लॉ हमें पता है कि मार्जिनल सबसे पहले इंक्रीज होगा। देखो बेटा यहां तक ये इंक्रीज हो रहा है, दैट इज फर्स्ट स्टेज। फिर यहां से देखो बेटा ये डिक्रीज हो रहा है, दैट इज सेकंड स्टेज। यहां से देखो फिर ये नेगेटिव हो गया, तो दैट इज थर्ड स्टेज। 3 स्टेजेस की बात करी है ना हमने, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से, ये रहा वो। देन टोटल प्रोडक्ट फिर इंक्रीज होता है कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, तो वो ये है। एंड फाइनली इट स्टार्ट फॉलिंग, फिर ये फॉलो होना शुरू हो जाता है, तो वो ये वाली स्टेज है। हमने पहले मार्जिनल बना लिया। मार्जिनल को हमने पता है जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, दैट मींस मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होगा। इंक्रीज कर दिया 1 2 3, इसे आप आगे भी लेकर जा सकते हो, बट बेटा फिर वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग बड़ा हो जाएगा। तो 1 2 3, उसके बाद हमें पता है मार्जिनल फॉल होगा, तो उसके बाद फॉल करना शुरू कर दिया 2 1 0। फिर हमें पता है मार्जिनल नेगेटिव होगा, तो -1 -2। टोटल निकालने के लिए फर्स्ट लेवल पे 1 पे 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 इज 9, 9 और 0 9। ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पर बेटा, क्योंकि जब हमारे पास यूनिट 5 यूनिट थी तो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट 9 ही था। जब हमने एक और यूनिट एडिशनल इंगेज करी 6 हो गई यूनिट, तो भी आउटपुट 9 ही आया। इसका मतलब ये जो एक एडिशनल यूनिट आई 1 की, जो हमने एक और लेबर जोड़ा, उसने कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं करा, तो इसका मतलब हमें यहीं कहीं रुक जाना चाहिए था। 5 यूनिट से भी 9 यूनिट की प्रोड्यूस हो रही हैं और 6 लेबर से भी 9 यूनिट की प्रोड्यूस हो रही है। तो क्या 6 लेबर ने कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन करा? नहीं करा। तो इसका मतलब हमें यहीं कहीं रुक जाना चाहिए था, बट हम नहीं रुके, हम आगे और लेबर को जोड़ते गए, तो जिसकी वजह से हमारा एडिशनल नेगेटिव हो गया और हमारा टोटल प्रोडक्ट फॉल होना शुरू हो गया। So this is the schedule which is based upon the law of variable proportions and the concept. This concept is very much important. Law of variable proportion का बेटा ये concept हमारा बहुत important है, इसे हमें ध्यान में रखना है। शेड्यूल को, डेफिनेशन को, और आगे इसका भी बेटा ग्राफ भी बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में हम, और रिलेशनशिप पढ़ेंगे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली ये 6 मार्क्स में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस with the help of schedule and curve। शेड्यूल और कर्व की हेल्प से समझाओ पूरा, तो हम पूरा करते हैं। 6 मार्क्स से पूछ लेते हैं हमसे, जनरली शॉर्ट में इसकी रिलेशंस पूछ लेते हैं, तो भी आगे हम करेंगे। हाफ ऑफ द कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस, आधा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया है। होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।